नेक्स्ट, योजना आयोग ने देश में आर्थिक पिछड़ेपन के 3 कारण बताए बच्चों। जो हमारा टॉपिक चल रहा था नियोजन, भारत में नियोजन, तो इसमें हम अभी ये लास्ट वीडियो है बच्चों इस अध्याय का। तो देखिए बच्चों, योजना आयोग ने देश में 2 आर्थिक पिछड़ेपन के 3 कारण बताए हैं। कौन कौन से कारण हैं? ऐतिहासिक उपेक्षा, पहला कारण है पिछड़ेपन का ऐतिहासिक उपेक्षा है, भौतिक असुविधाएं और सामाजिक पिछड़ापन। तो ऐतिहासिक उपेक्षा का मतलब है बच्चों, जो पूर्वोत्तर राज्य हैं, असम है, मेघालय है, अरुणाचल प्रदेश है, मणिपुर है, त्रिपुरा है, नागालैंड है, इन राज्यों को इनकी ऐतिहासिक उपेक्षा हुई है। और ऐतिहासिक उपेक्षा होने की वजह से इन राज्यों में आज भी इतना विकास नहीं हो पाया है जितना कि उत्तर भारत के राज्यों में हो पाया है। तो कुछ ऐतिहासिक उपेक्षा भी रही है, इस वजह से आर्थिक पिछड़ापन विद्यमान है भारत में। भौतिक असुविधाएं, जलवायु की असुविधा, पानी की असुविधा है, स्थलाकृति की असुविधा है, से पहाड़ी इलाका है, पर्वतीय इलाका है, जब मरुस्थलीय इलाका है, तो भौतिक जलवायु की भौतिक असुविधा की वजह से भी भारत में पिछड़ेपन की समस्या रही है। नेक्स्ट है सामाजिक पिछड़ापन। कहीं गरीबी है, कहीं बेरोजगारी है, कहीं रोजगार होते हुए भी लोग रोजगार नहीं, बेरोजगारी में लिप्त हैं। तो ये सामाजिक पिछड़ापन है। कहीं अंधविश्वास है, अशिक्षा है। तो ये सामाजिक पिछड़ापन की वजह से देश में आर्थिक पिछड़ेपन के 3 कारण हैं बताए योजना आयोग ने। तो बच्चों, ऐतिहासिक उपेक्षा रही, भौतिक असुविधाएं और सामाजिक पिछड़ापन, ये 3 कारण की वजह से आर्थिक पिछड़ापन है। विकास का ये असमान प्रतिरूप सुनिश्चित करता है कि नियोजन एक स्थानीय परिप्रेक्ष्य अपनाए हैं तथा विकास में पारदर्शिक असंतुलन को कम करने के लिए योजना बनाए हैं। इस प्रकार के नियोजन को पारदर्शिक नियोजन कहा जाता है, अर्थात पारदर्शिक असंतुलन कम करने के लिए योजना बनाना ही पारदर्शिक नियोजन कहलाता है। देखिए बच्चों, जो पारदर्शिक असंतुलन को कम करने के लिए, यानी किसी प्रदेश विशेष का जो भौतिक मूलभूत सुविधा उपलब्ध नहीं है, उस क्षेत्र का विकास डेवलप करने के लिए जो योजना बनाई जाती है, उसी को हम पारदर्शिक नियोजन कहते हैं। यानी कि पारदर्शिक असंतुलन को कम करने के लिए योजना बनाना ही पारदर्शिक नियोजन कहलाता है। अब देखिए, पारदर्शिक नियोजन के लिए, अच्छे क्षेत्रीय नियोजन के लिए क्या क्या सरकार के द्वारा कार्यक्रम चलाए गए। प्रमुख क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम, मरु विकास कार्यक्रम, जो मरुस्थल हैं उसके विकास के कार्यक्रम, उसके डेवलप के लिए, यानी कि पारदर्शिक नियोजन के तहत इसको एक कार्यक्रम चला। तो मरु विकास कार्यक्रम एक 1977 में चला। इसके तहत मरुस्थल का प्रसार को रोकना, वृक्षारोपण करना, सिंचाई के साधनों का विकास करना, ये सब चीज़ें इसके अंतर्गत आती हैं। ये कार्यक्रम 1977 में चलाया गया, जिससे कि मरुस्थल के प्रसार को जनजातीय क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम, जो जनजातीय इलाका है जहाँ पर लोग वो आदिवासी रीति रिवाज से रहते हैं, तो ये कार्यक्रम उनके विकास के लिए, उनका डेवलप के लिए 1962 में जनजातीय क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम चलाया गया। पर्वतीय विकास कार्यक्रम ये 1960 में चलाया गया, क्योंकि पर्वत पर रहने वाली जनसंख्या को उनको मेड़बंदी करना सिखाना, उनको बागवानी करना सिखाना, उनको पर्वतीय खेती करना सिखाना, उनको पशुपालन में सब्सिडी देना, उनको रोज़गार उपलब्ध करवाना। तो ये सब चीज़ें पर्वतीय विकास कार्यक्रम 1960 के अंतर्गत की गई बच्चों। अब आगे देखते हैं हम मरु विकास कार्यक्रम। ये 1977 में चला। तो मरु विकास कार्यक्रम कृषि आयोग की सिफारिश पर 1977 में प्रारंभ किया गया। कृषि आयोग ने सिफारिश की बच्चों
जिसके माध्यम से इस कार्यक्रम की शुरुआत 1977 में प्रारंभ किया गया। इसे देश के 7 राज्यों के 40 जिलों यानी देश के 7 राज्यों के 40 जिलों के 235 विकास खंडों में शीत व उष्ण मरुस्थलीय क्षेत्रों में लागू किया गया। कहीं तो शीत हैं, जैसे जम्मू कश्मीर में लद्दाख हैं, तो शीत व उष्ण मरुस्थलीय क्षेत्र में उष्ण पश्चिमी राजस्थान, गुजरात वाला हिस्सा, पंजाब वाला हिस्सा उष्ण मरुस्थलीय क्षेत्र में लागू किया गया। राजस्थान में कार्यक्रम 16 जिलों के 85 उपखंडों में संचालित किया जा रहा है। केंद्र सरकार शीत मरुस्थल लद्दाख के लिए संपूर्ण, जबकि उष्ण मरुस्थल के लिए 75% आर्थिक खर्च वहन कर रहा है। 1 अप्रैल 1995 में इसे जल सबर विकास कार्यक्रम में समाहित कर लिया गया। अब जो मरु विकास कार्यक्रम 1977 में चलाया गया था, उसको 1 अप्रैल 1995 में जल सबर विकास कार्यक्रम में समाहित कर लिया गया, यानी इसमें जोड़ दिया गया। अब नेक्स्ट है भाई उद्देश्य। और विकास कार्यक्रम का क्या उद्देश्य है? मरुस्थल के प्रसार को रोकना, स्थानीय संसाधनों की उत्पादकता में बढ़ोतरी कर स्थानीय लोगों की आय और रोजगार में स्तर में वृद्धि करना। तो ये जो मरु विकास कार्यक्रम 1970 में चला, इसका प्रमुख उद्देश्य था बच्चों कि मरुस्थल के प्रसार को रोकना, स्थानीय संसाधनों की उत्पादकता में बढ़ोतरी कर स्थानीय लोगों की आय और रोजगार स्तर में वृद्धि करना। अब देखिए उपाय। सुरक्षा पेटियों का लगाना। मरुस्थल के प्रसार को रोकने के लिए वहाँ के ग्रामीण लोगों ने सुरक्षा पेटियाँ, यानी झाड़ झाकड़ पेड़ पौधे की एक लाइन लगाई गई। सुरक्षा पेटियों को लगाना, जल संग्रहण तकनीकों को अपनाना। मरुस्थल में जल संग्रहण के लिए जो तकनीकें बनाई गई, जोड़ हैं, खड़ीन है, इधर से टाँका है, इनका निर्माण किया गया। तो जल संग्रहण तकनीकों को अपनाया गया उन लोगों के द्वारा। तथा पशुपालन हेतु चारागाहों का विकास करना तथा मरुस्थल में पशुपालन के लिए सरकार के द्वारा आर्थिक सहायता दी गई और उन लोगों ने चारागाहों का विकास किया, जिससे कि उन लोगों में रोजगार मिल सके, उन लोगों को आय की असमानता को कम किया जा सके तथा उनके स्थानीय संसाधनों में बढ़ोतरी की जा सके और मरुस्थल को प्रसार को रोक सके। तो ये कार्य 1900 मरु विकास कार्यक्रम के तहत देश के 7 राज्यों 40 जिलों के 235 उपखंडों में चलाया जा रहा है बच्चों। राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में 16 जिलों और 85 उपखंडों में ये कार्यक्रम संचालित हैं। अब नेक्स्ट है जनजातीय क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम। जनजातीय क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम जहाँ पर जनजातियाँ निवास करती है उस क्षेत्र के विकास के कार्यक्रम ये 1962 में शुरू किया गया। ये कार्यक्रम 1962 में शुरू किया गया। 2011 के अनुसार भारत में जनजातियों की कुल संख्या 183 लाख है, जो कुल जनसंख्या का 8.61% है। भारत की जनजातियों को 58 प्रमुख समूह तथा 365 उप समूह में विभाजित किया गया है। ये देश के मूल नागरिक कहलाते हैं, क्योंकि ये देश के मूल नागरिक है बच्चों, क्योंकि ये देश में जब से क्योंकि जो बाहर से आए हैं, तो ये जो जनजाति लोग हैं, जो आदिवासी लोग हैं, देश के मूल नागरिक आते हैं। संख्या की दृष्टि से भील और संताल देश की सबसे महत्वपूर्ण जनजातियां हैं। भील और संताल देश की सबसे महत्वपूर्ण जनजातियां हैं, जिनकी संख्या 35 लाख से अधिक है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की शेडली देश की सबसे छोटी जनजाति समुदाय है, यानी कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह में शेडली जनजाति रहती है। देश की सबसे छोटी जनजाति समुदाय है। तो देश संख्या की दृष्टि से भील और संताल देश की सबसे महत्वपूर्ण जनजातियां हैं। संताल, इन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ भी संताल विद्रोह हुआ था 1856 में, 1856 में संताल विद्रोह हुआ था बच्चों। तो 1857 क्रांति के पहले संताल विद्रोह हुआ था। तो ये अब देखिए छोटी मीणा, गोड़, मुंडा, कोल, नागा, ओराव आदि अन्य प्रमुख जनजातियां हैं। मीणा है, मीणा मैं स्वयं मीणा हूँ, मैं भी जनजातियों में आता हूँ। मीणा है, गोड़ है, मुंडा है, कोल है, नागा
और हम देश के मूल निवासी हैं और आदि आदि अन्य प्रमुख जनजातियां हैं। ये जनजातियां मुख्यतः निर्वाह कर सकें, यानी कि ये जीवन निर्वाह खेती करते हैं, यानी कि अपने ज़्यादा नहीं अपना जीवन निर्वाह हो जाए, इस प्रकार के कृषि करते हैं। परंतु आज तो शिक्षा का विकास हो चुका है, तो ऐसा नहीं है। मीणा, गोंड, मुंडा, कोल, नागा, ओराव आदि अन्य प्रमुख जनजातियां हैं। ये जनजातियां मुख्यतः निर्वाह कर सके। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की जनजातियां आखेटक यानी आखेटक खाद्य संग्रह यानी शिकार करना, उसको खाद्य यानी कच्चा कंदमूल संग्रह करने, आखेटक और खाद्य संग्रहण पर निर्भर है, यानी कि शिकार पर और कंदमूल इकट्ठा करने पर निर्भर है। कौन सी? अंडमान निकोबार की द्वीप समूह की जनजातियाँ। नीलगिरी की टोडा, नीलगिरी की जो पहाड़ियाँ हैं तमिलनाडु में, नीलगिरी की टोडा हिमालय की गुज्जर, नीलगिरी की टोडा हिमालय की गुज्जर, बकरवाल, गद्दी, भोटिया आदि जनजातियाँ पशुचारक हैं। जो नीलगिरी की टोडा है, हिमालय की गुज्जर, बकरवाल और गद्दी और भोटिया आदि जनजातियाँ हैं, पशुपालन करती है, यानी पशुचारक है, पशुपालन का कार्य करती है। सर्वाधिक जनजातियाँ क्रमशः लक्षद्वीप में 95%, मिजोरम में 94.4%, नागालैंड में 86.5% और मेघालय में बच्चों 86%, अरुणाचल प्रदेश में 69% निवास करती है। तो ये हम अगर देखेंगे सर्वाधिक जनजातियाँ लक्षद्वीप में 91%, मिजोरम में 94.4%, नागालैंड में 86.5% और मेघालय में 86% और अरुणाचल प्रदेश में 69% निवास करती हैं। तो ये जनजातियाँ हैं जो इनका कार्य है। देखिए, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जो जनजाति निवास करती है उसका कार्य आखेटक और खाद्य संग्रहण पर निर्भर है, जबकि नीलगिरी की टोडा, हिमालय के गुज्जर, बकरवाल, गद्दी, भोटिया जनजातियाँ ये पशुचारक हैं। नेक्स्ट है बच्चों, इन जनजातियों का सर्वाधिक समूह उत्तरी पूर्वी पहाड़ियाँ, मेघालय के गौरवकाशी जयंतियाँ, ये पहाड़ियाँ गौरवकाशी जयंतियाँ, ये जनजातियाँ भी हैं। ये गौरवकाशी जयंतियाँ, ये पहाड़ियाँ भी नाम है और यहाँ ये गौरवकाशी जनजातियाँ भी पाई जाती है। तो इन जनजातियों का सर्वाधिक समूह उत्तरी पूर्वी पहाड़ियाँ में मेघालय के गौरवकाशी जयंतियाँ, कार्बी लोग पठार यानी सम में, छोटा नागपुर का पठार, अरावली विंध्यन पहाड़ियों के बीच तथा पश्चिमी घाट और हिमालय की उच्च घाटियों में पाया जाता है। हम देखेंगे इन जनजातियों जो जनजातियाँ पाई जाती हैं बच्चों, तो ये जनजातियाँ सर्वाधिक रूप से उत्तरी पूर्वी पहाड़ियाँ हैं, तो पूर्वोत्तर राज्य की उत्तरी पूर्वी पहाड़ियाँ हैं, उनमें निवास करती है। मेघालय की गौरवकाशी जयंतियाँ पहाड़ियाँ हैं, एक कीपाकार पहाड़ियाँ, इनमें निवास करती है। कार्बी लोंग पठार जो असम में स्थित हैं वहाँ पर निवास करती है। छोटा नागपुर का पठार में निवास करती है। अरावली विंध्यन पहाड़ियों के बीच में इन जनजातियाँ निवास करती है तथा पश्चिमी घाट और हिमालय की उच्च घाटों में इन जनजातियों का निवास पाया जाता है। देश के 19 राज्य हैं और 2 केंद्र शासित प्रदेश TSP ट्राइबल जनजाति उपयोजना TSP यानी जनजाति उपयोजना क्षेत्रों की पहचान की गई है। राजस्थान के यानी कि देश के 19 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश में जनजाति उपयोजना क्षेत्रों की पहचान की गई है। राजस्थान की हम बात करें तो राजस्थान में डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़, उदयपुर और सिरोही जिले के 19 तहसीलें तथा 23 पंचायत समिति TSP क्षेत्र में सम्मिलित हैं। तो डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, उदयपुर, सिरोही, इन जिलों की 19 तहसीलें हैं और 23 पंचायत समितियाँ में जनजातियाँ निवास करती है, जिसमें भील है, मीणा है, ग्रासिया है, डोमर है, सासिया है। तो ये निवास करती है, जनजातियाँ निवास करती है। जनजाति विकास कार्यक्रम उन क्षेत्रों के लिए तैयार किए जाते हैं जिनमें जनजातियों की संख्या 50% से या इससे अधिक पाई जाती है। जनजाति उपयोजना हेतु नियोजन संरचना त्रिस्तरीय होती है। तो जनजाति हेतु उपयोजना हेतु नियोजन की संरचना
3 स्तर पर होती है बच्चों। सूक्ष्म ब्लॉक स्तर पर, यानी सबसे छोटी सूक्ष्म कहाँ होती है? ब्लॉक स्तर पर होती है। फिर मध्यम तहसील स्तर पर, फिर वर्ध जनजाति जमाव वाले क्षेत्रों में, यानी जो सूक्ष्म संरचना जो त्रिस्तर पर होती है बच्चों, तो जो जनजातीय उपयोजना है तो नियोजन 3 स्तर पर होता है। सूक्ष्म होता है जो ब्लॉक स्तर पर होता है, तहसील स्तर पर वर्ध होता है, और मध्यम होता है तहसील स्तर पर, और जनजाति वर्ध स्तर पर होता है जनजाति जमाव वाले क्षेत्र में, जहाँ जनजातियों का अत्यधिक जमाव है वहाँ पर वर्ध स्तर पर इनके लिए योजनाएं बनाई जाती है। इसके तहत कृषि, पशुपालन, शिक्षा, रोजगार, संचार और सड़क निर्माण आदि कार्यों पर विशेष ध्यान दिया जाता है। तो ये जनजाति जो एरिया हैं इन पे कृषि में, पशुपालन में, शिक्षा, रोजगार, संचार, सड़क निर्माण आदि कार्यों पर इनके क्षेत्र पर आदि जितने भी कार्य हैं इन पर विशेष ध्यान दिया जाता है सरकार के द्वारा। अब देखिए पर्वतीय विकास कार्यक्रम। ये पर्वतीय जो विकास कार्यक्रम है बच्चों, जो पर्वत पर निवास करने वाले लोगों के लिए अमल में लाया गया है। यानी कि 1960 में पर्वतीय विकास कार्यक्रम 1960 में भारत का लगभग 17% क्षेत्र पर्वतीय है, जहाँ देश की लगभग 11% जनसंख्या निवास करती है। क्षेत्र विशेष की दृष्टि से पहाड़ी क्षेत्रों के 2 भागों में विभाजित किया गया है। तो भारत का लगभग 17% क्षेत्र पर्वतीय है, और जहाँ देश की लगभग कितनी परसेंट? 11% जनसंख्या निवास करती है। क्षेत्र विशेष की दृष्टि से पहाड़ी क्षेत्रों को 2 भागों में विभाजित किया गया है। यानी कि क्षेत्र विशेष की दृष्टि से पहाड़ी क्षेत्रों को 2 भागों में डिवाइड किया गया है बच्चों। पहाड़ी क्षेत्र जो राज्यों की सीमा के क्षेत्र से संलग्न है, वो पहाड़ी क्षेत्र जो राज्यों की सीमा के क्षेत्र की जैसे अरावली पर्वतमाला राजस्थान के मध्य से होकर गुजर रही है। अब अरावली पर्वतमाला जैसे कि अजमेर में है, अजमेर में रहने वाले लोग बहुत से अजमेर के लोग कहाँ पर? अरावली पर्वतमाला की तलहटी के नीचे पर्वतीय क्षेत्रों के में भी रह रहे हैं, तो वहाँ कृषि भी कर रहे हैं बीच में। तो पहाड़ी क्षेत्र जो राज्यों के सीमा के क्षेत्र से संलग्न है, वो पहाड़ी क्षेत्र जो राज्यों से सीमा से संलग्न है, तो से पूर्वोत्तर राज्य। तो हम देखेंगे कि क्षेत्र विकास की दृष्टि से पहाड़ी क्षेत्रों को 2 भागों में विभाजित किया गया है। 2 भागों में विभाजित किया गया है। पहाड़ी क्षेत्र जो राज्यों की सीमा के क्षेत्र से संलग्न है, पूर्वोत्तर राज्य, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड इसके अंतर्गत सम्मिलित हैं। इन्हें विशेष श्रेणी के राज्यों का दर्जा प्राप्त है, जिनका अधिकांश व्यय केंद्र सरकार उठाती है। पूर्वोत्तर राज्यों में समन्वित विकास हेतु 1971 में पूर्वोत्तर परिषद NEC का गठन किया गया है। यानी कि पूर्वोत्तर राज्य जो पहाड़ी इलाके हैं, पूर्वोत्तर पहाड़ी राज्य हैं, उनके लिए 1971 में पूर्वोत्तर परिषद का गठन कर दिया गया है। नेक्स्ट है बच्चों पहाड़ी क्षेत्र जो राज्य के हिस्से में है। पहाड़ी क्षेत्र जो राज्य के हिस्से में है, तो अरावली में, राजस्थान में अरावली, असम का कार्बिलांग, दार्जिलिंग पहाड़ी क्षेत्र जो राज्य के हिस्से में है। तो ये तो हमने पढ़ा रहा है, पहाड़ी क्षेत्र जो राज्यों के सीमा के क्षेत्र में संलग्न है। तो पूर्वोत्तर राज्य हैं, जम्मू कश्मीर में, हिमाचल प्रदेश है, तो उत्तराखंड इसके अंतर्गत सम्मिलित किए जाते हैं। और इन विशेष श्रेणी के राज्यों का दर्जा प्राप्त है, जिनका अधिकांश व्यय केंद्र सरकार के द्वारा ही जिनका अधिकांश व्यय केंद्र सरकार उठाती है। पूर्वोत्तर राज्यों में समन्वित विकास हेतु 1978 में पूर्वोत्तर परिषद का गठन किया गया है। अब पहाड़ी क्षेत्र जो राज्य के हिस्से में है, तो राजस्थान में अरावली, असम का कार्बिलांग, दार्जिलिंग, छत्तीसगढ़, झारखंड और कर्नाटक के पर्वतीय क्षेत्र, इनके आर्थिक विकास के लिए योजनाओं राज्य सरकार बनाती है। तो इनकी जो आर्थिक विकास के लिए, क्योंकि ये राज्य के पहाड़ी क्षेत्र जो राज्य के हिस्से में ही है, तो इनके आर्थिक विकास के लिए ये योजना बनाई जाती है जो वो राज्य सरकार ही बनाती है बच्चों। अब नेक्स्ट है बच्चों, अब इसका उद्देश्य देखेंगे बच्चों। उद्देश्य क्या है? तो उद्देश्य है कि पहाड़ी क्षेत्र के भौतिक और मानवीय संसाधनों के न्यायोचित उपयोग से वहाँ के लोगों के जीवन स्तर को बेहतर बनाना है। तो जो पहाड़ी क्षेत्र की जो भौतिक और मानवीय संसाधनों के न्यायोचित उपयोग से जो वहाँ लोग निवास करें, उनके जीवन स्तर को बेहतर बनाना का उद्देश्य है। एक तो पहला उद्देश्य, इन कार्यक्रमों में जन सहभागिता से बागवानी, जो
पर्वतीय विकास कार्यक्रम हैं। इन कार्यक्रमों में जनसहभागिता यानी हर व्यक्ति की जनसहभागिता से बागवानी, कृषि, पशुपालन, मुर्गी पालन, वानिकी, उद्योग, मृदा संरक्षण पर विशेष ध्यान दिया जाता है। तो ये जो कार्यक्रम है, जो विकास कार्यक्रम है, समुदाय विकास कार्यक्रम है, जैसे मोर विकास कार्यक्रम है, पहाड़ी जनजातीय विकास कार्यक्रम है, पर्वतीय क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम में, तो इन कार्यक्रमों के माध्यम से जनसहभागिता से बागवानी, कृषि, पशुपालन, मुर्गी पालन, वानिकी यानी वन लगाना, उद्योग और मृदा संरक्षण पर विशेष ध्यान दिया जाता है। पर्वतीय क्षेत्र प्रदूषण रहित उद्योगों के लिए काफ़ी उपयुक्त है। जो पर्वतीय क्षेत्र है जो प्रदूषण रहित उद्योगों के लिए काफ़ी उपयुक्त है। इनमें इलेक्ट्रॉनिक, घड़ी निर्माण, औषधि निर्माण, ऑप्टिकल ग्लास आदि प्रमुख हैं। पहाड़ी क्षेत्र पर्यटन के लिए आकर्षक स्थल होते हैं, अतः इन क्षेत्रों में पर्यटन उद्योग के विकास पर सर्वाधिक ध्यान दिया जाता है। आपको पता है जो पहाड़ी क्षेत्र होते हैं वो पर्यटन के आकर्षण केंद्र होते हैं, आकर्षक स्थल होते हैं, अतः इन क्षेत्रों में पर्यटन उद्योग के विकास पर विशेष ध्यान दिया जाता है सरकार के द्वारा। तो सर्वाधिक ध्यान दिया जाना चाहिए कि लोग वहाँ जाते हैं तो वहाँ पर पर्यटक के रूप में जाते हैं। नेक्स्ट है बच्चों, पर्वतीय क्षेत्र विशेषकर हिमालय क्षेत्र जैव विविधताओं के लिए प्रसिद्ध है। जैव विविधता का मतलब होता है बच्चों कि जीव जंतु की अनेक प्रजातियां हैं, जीव जंतु की अनेक जीव जंतु पाए जाते हैं। जैव विविधता यानी जीवों में विविधता है, अनेक वनस्पति हैं, अनेक प्रजातियां हैं। तो पर्वतीय क्षेत्र हिमालय क्षेत्र में भी जीव विविधताओं के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ औषधि, पौधों, फलों, फूलों एवं अन्य जीवों की अनेक प्रजातियां पाई जाती है। अतः यहाँ औषधि उद्योग की विकास की व्यापक संभावना है, क्योंकि पर्वतीय क्षेत्र विशेषकर हिमालय क्षेत्र जैव विविधताओं के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ औषधि, पौधों, फूलों, वन्य जीवों की अनेक प्रजातियां पाई जाती है। अतः यह औषधि उद्योग के विकास की संभावना व्यापक है। चलिए अब आगे नेक्स्ट पढ़ेंगे अपन सतत नियोजन और सतत विकास। इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे बच्चों। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए प्लीज़, और शेयर कर दीजिएगा और पढ़िए बच्चों। धन्यवाद।